ठीक, तो जैसे कि अपन अगर तंत्र के बारे में छोटा सा ब्रीफ पहले पढ़ लेते हैं उसके बारे में कि अगर तंत्र के पर्याय नाम कहाँ पे इसका वर्णन हुआ है। स्थान पे 23वें अध्याय पे बताया गया हुआ है। तत्पश्चात सुश्रुत संहिता में पूरा अगर तंत्र के लिए पूरे काव्य ही है जो एक चैप्टर से लेके 8 चैप्टर तक दिया हुआ है। उसमें पूरा अगर तंत्र का विस्तार बताया गया है। फिर अष्टांग संग्रह है, अष्टांग हृदय है, तो उनमें उत्तर तंत्र में अगर तंत्र के बारे में जानकारी दी गई। काश्यप संहिता है, अगर तंत्र का। फिर इसके बाद आता है कि अगर तंत्र में जो विष की उत्पत्ति होती है वो थोड़ा अपने पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए अपन उसको स्किप करते हुए आप लोग लीजिएगा। फिर आते हैं विष के पर्याय में। विष के पर्याय है स्वेड है, गद है। तत्पश्चात इम्पोर्टेंट जो पॉइंट यहाँ से आते हैं विष के गुण। उसमें ऐसा पूछा जाता है विष के कितने कितने गुण किस आचार्य ने माने, तो सारंगधर एवं भाव प्रकाश ने 8 माने हैं, चरक और सुश्रुत ने 10 माने हैं और बागभट्ट ने 11 माने। फिर ये जो गुण है उन गुण बताए गए हैं, उनके नाम है रुक्ष है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, सूक्ष्म है, आशु है, व्यवाही है, विकासी, विशद, लघु एवं अपाकी। इसमें से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि सुश्रुत द्वारा विष के कितने गुण माने गए, तो 10, या कि ये पूछा जाएगा अपाकी गुण किसने माना, तो सुश्रुत का। अपाकी ऐसे याद कर सकते हैं सुश्रुत ने माना क्योंकि सुश्रुत सर्जन थे। पाक अपने को ब्रण में ही मिलता है, तो इसलिए अपाकी पाक वाला जो रिलेशन है किससे रिलेटेड है, सुश्रुत से। पश्चात अपन इसके बाद पढ़ते हैं तो चरक ने अपाकी के स्थान पर अनिर्देश रस माना है, क्योंकि चरक ने भी 10 माने, सुश्रुत ने भी। इसके बाद अष्टांग हृदय ने एक अतिरिक्त माना जिसे अव्यक्त रस मानते हैं, बोला गया है। फिर सारंगधर ने भी 8 विष के गुण बताए, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन ये आता है कि योगवाही और जीवित हर किसने विष के गुणों में माना है, तो वो सारंगधर है। फिर जो विष है तो विष में ऐसा बोला गया कि विष दुष्चिकित्सकीय होता है, तो क्यों होता है उसका कारण आचार्यों ने अपने में अलग अलग बताए। जैसे चरक एवं सुश्रुत बताते हैं कि विष इसलिए बोला जाता है दोष धातु और मलनाशक है विष, तो क्यों है, क्योंकि इसमें विकासी गुण होता है। जो अपन ने ऊपर गुण के बारे में पढ़े थे, चरक एवं सुश्रुत ने 10 बताए हैं, उन्हीं में से लघु गुण होने के कारण विष क्या हो जाता है, दुष्चिकित्सकीय होता है। फिर शीघ्र प्राण है, मतलब शीघ्र प्राण को हर उसमें आशुगामी गुण होता है, मतलब बहुत तीव्र गति से में फैलता है, इसलिए इसे शीघ्र प्राण विष को माना गया है। जैसे कुछ और भी है, जैसे मर्मग्न क्यों कहा गया है विष को, तो 30 गुण के कारण उसमें मर्मग्न है। ऐसे विशद गुण के कारण दोष अपने स्थान से प्रकृति बदल कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ऐसे कुछ प्रमुख प्रमुख बताया गया। विष के बारे में एक और ध्यान रखने वाली चीज है कि विष की जो योनि है वो जल है, और जो वर्षा ऋतु है इसमें विष का वेग बढ़ जाता है। साथ में वर्षा ऋतु के साथ में अगर रस में देखा प्रयोग से, और विष नाश में देखा जाए तो विष कब नाश होता है, तो शरद ऋतु में। साथ में रस में देखा जाए तो मधुर और तिक्त रस में। शरद ऋतु में क्यों, क्योंकि फिर अपन नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट में से यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले ये पूछ लिया जाता है कि स्थावर वृत्त के जो सामान्य लक्षण है और जंगम वृत्त के सामान्य लक्षण है, इसकी संख्या 9 और 8 इतने इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि कहीं पे इसका वर्णन दिया हुआ नहीं है। तो स्थावर वृत्त के सामान्य लक्षण में जो प्रमुख लक्षण है, एक तो दंतहर्ष है और फेन का वमन होना, ये प्रमुख लक्षण होते हैं। फिर जंगम वृत्त में अपन देखते हैं तो जंगम वृत्त में प्रमुख लक्षण पूछते हैं कि लोमहर्ष, जैसे इसमें तो दिया हुआ है कि निद्रा तंद्रा क्लम दाह सपाकम लोमहर्षम सोफम चैवातिसारम जनीय जंगम विषम। इसमें से है तो बहुत सारे, इसको श्लोक याद है वो अच्छी बात है, याद है तो जंगम विष में याद रखना है कि लोमहर्ष, ऐसे ऑप्शन आएगा कि लोमहर्ष किसका सामान्य लक्षण है, तो जंगम विष का है, ठीक है। और स्थावर विष में से क्या आते हैं, दंतहर्ष किसका लक्षण है, फेन वमन किसका है, या हिक्का किसका है, तो स्थावर विष के सामान्य लक्षण। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि वेग अनुसार में किसने कितने वेग माने, तो चरक ने 8 वेग माने,
फिर ये जो वेग माने इसके सामान्य लग चरक और सुश्रुत के, चरक के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुश्रुत के थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको अपन पढ़ते जाते हैं। ऐसे 7 वेग, जैसे चरक के 8 वेग है, सुश्रुत के 7, उसमें से प्रथम क्योंकि रस की विकृति होती है, फिर रक्त की होती है, फिर मांस की होती है, चतुर्थ वेग में सर्वदोष प्रकोप होता है। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि सर्वदोष प्रकोप कौन से वेग में माना गया है, तो चरक ने चौथे में माना है, जबकि सुश्रुत ने इसी को सर्वदोष प्रकोप 5वें में माना गया है। फिर पंचम है, षष्टम वेग में ही माना है, सप्तम में स्कंद वर्ण, अष्टम में मृत्यु। वन बाई वन अपन प्रमुख पढ़ते हैं। तो सर्वदोष प्रकोप याद रखना है, कौन से वेग में, चरक ने चौथे, सुश्रुत 5वें वेग में माना है। तो सबसे पहले क्या होती है, रस विकृति। तो रस विकृति है तो रस में के जो कॉमन लक्षण वो दिखेंगे, पिपासा है, मोह, दंत है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बस अपने को ये पढ़ना है। तो प्रथम वेग में चरक ने रस विकृति मानी, द्वितीय में क्या नहीं है, रक्त विकृति। तो रक्त से अपन थोड़ा सा कॉमन अपन समझ भी सकते हैं कि मूर्छा है, भ्रम है, तो ये सब काय की विकृति है, रक्त की, तो ये रक्त विकृति पे आते हैं। फिर दिन आता है मांस विकृति। मांस विकृति क्या होता है, जो अपने शरीर में स्किन डिसऑर्डर है, जैसे मंडल है, कंडू है, सोट है, कोट है, ये किसमें आ जाए, तृतीय वाले। चतुर्थ में सबसे इंपॉर्टेंट है सर्वदोष प्रकोप। तो जैसे फर्स्ट में रस हो गया, सेकंड में रक्त हो गया, थर्ड में मांस, और चतुर्थ में सर्वदोष प्रकोप है। चरक ने चौथे में माना। पंचम में क्या बोला है, नेत्रों के सामने अंधकार होना। ये भी पूछा जाता है कि नेत्र के सामने अंधकार होना कौन से वेग में है, तो पंचम वेग में है। साथ में इसमें विविध वर्ण दर्शन होगा, दृष्टि मंडल पर प्रभाव, अर्थात आंखों से रिलेटेड जो चीजें हैं वो किसमें, 5वें नंबर पे। फिर छठवां हिक्का है, सिंगल एक ही दिया है इसलिए याद किया जा सकता है कि छठवें में क्या है, हिक्का है, जबकि हिक्का को ही सुश्रुत ने किसमें माना है, चौथे में। अब सुश्रुत का कंपेयर वहां पे कर रहे हैं जहाँ पे सुश्रुत ने भी वही चीज को दूसरे वेग में रखा है, जैसे हिक्का, तो चरक ने छठ पढ़े थे, तो चरक ने चौथे में माना है, जबकि सुश्रुत ने उसको 5वें में माना है। इस साथ में क्या माना है, इस चरक ने 8 वेग के लक्षण बताए और सुश्रुत ने 7 के। चरक का लास्ट जो 8 होता है, मृत्यु हो जाती है। पश्चात इसके बाद पशुओं के भी वेग बताए गए, जिसमें 4 है, पक्षी में 3 वेग होता है, जस्ट आपको पढ़ लेना है। फिर इसके बाद एक पढ़े हैं फर्स्ट, पहले जो चरक ने 8 माने उनकी अब चिकित्सा बता रहे हैं। उनकी चिकित्सा में पहले में प्रथम में क्या होता है, रस की विकृति है, तो उसमें अपन क्या करेंगे, वमन करेंगे, साथ में क्या, दाह कर्म। दाह कर्म उस कंडीशन में करते हैं जब विष का वेग त्वचा एवं मांस के मध्य होता है। फिर द्वितीय कंडीशन में क्या है, विरेचन करते हैं, क्योंकि उसमें क्या विकृति हो रही थी, रक्त की विकृति हो रही थी। क्या कहते हैं, क्षार अगर पान करते हैं, क्योंकि इसमें क्या, हेड में क्या हो रहा था अपने को, वेग के में कि उसमें मांस की दृष्टि हो रही है, जिसमें स्किन डिसाइडिंग, कंडू था, कोट था, तो उसमें अपने को क्या करना है, क्षारागत पान करना है। तो प्रथम में वमन, दूसरे वेग में विरेचन, तीसरे में क्षारागत प्रयोग। क्षारागत प्रयोग को पूछा जाता है कि क्षारागत प्रयोग चरक ने किस वेग की चिकित्सा में बताया, तो तीसरे में। फिर चौथे नंबर पे आता है कपित्त है, कपित्त रस प्लस मधु और घृत का प्रयोग किया है। फिर पंचम में जिसमें उसमें आंखों के डिसऑर्डर से रिलेटेड अपन पढ़े थे, उसमें क्या क्या है, कांड व शीर्ष स्पर्श का अचोतन करना है, अंजन देना और नश्य देना है। छठवें में क्या अपन का होता है लक्षण में, तो इसमें क्या, चिकित्सा स्थापन, जिससे उसमें मूर्छा वगैरह दूर हो जाए, तो हिक्का में संज्ञा स्थापन। सातवें में क्या बोला था, स्कंद भग्न, तो उसमें चरक ने क्या चिकित्सा बताई, विपरीत चिकित्सा, अर्थात स्थावर विषय तो जंगम, जंगम है तो स्थावर द्वारा। फिर अष्टम में मृत्यु बताने के बाद भी उन्होंने कुछ चिकित्सा बताई है, जिसमें से पलाश बीज है, चूर्ण व मयूर पित्र का प्रयोग करने के लिए बताया गया है, उसमें कैसा अपन प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से 8 वेग चरक ने बताए, जिसमें से उन्होंने प्रथम तक भवन बता दिया फर्स्ट में, द्वितीय में विरेचन, थर्ड में क्षारागत, क्षारागत पूछा जाता है, चतुर्थ में भी पूछा जाता है कपित्त रस प्लस मधु प्लस घृत का प्रयोग कौन से वेग में करते हैं, तो चौथे में। पांचवें में काकांड शेष का, छठवें जो हिक्का है उसमें संज्ञा स्थापन देंगे। सब पूछा जाएगा कि विपरीत वेग चिकित्सा किसमें की जाती है, तो सप्तम वेग में। सप्तम वेग के लक्षण देखा जाए तो क्या बताया था चरक ने, स्कंद भंग, 8 में मृत्यु है। ऐसे थोड़ा सुश्रुत में इसमें देख लेते हैं। तो इसमें सुश्रुत में अगर अपन देखेंगे
तो एक अगध करके अगध पान ज्यादातर में आया है, तो पहले में आया है, तीसरे में आया है, चौथे और पांचवें में अगध पान का वर्णन किया गया है। इसमें से सुश्रुत पे थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है चरक के अकॉर्डिंग। इसमें इम्पोर्टेंट है कि ये रहता है कि स्नेह स्नेह से युक्त जो चिकित्सा बताई गई है, स्नेह मिश्रित अगध का प्रयोग किस वेग में किया गया है। तो अपन पढ़ते हैं कि स्नेह कितने होते हैं, 4 होते हैं, घृत है, तेल है, वसा है, मज्जा है। इसलिए चौथे वेग में याद करने के हिसाब से चौथे वेग में स्नेह मिश्रित अगध का प्रयोग किया गया है। फिर एक क्वेश्चन इसमें आता है कि अतिसार की चिकित्सा कौन से वेग में बताई सुश्रुत ने, तो छठवें वेग में। साथ में अपीड़न नष्ट का भी प्रयोग किया। अपीड़न नष्ट और भी जगह है और प्रमुखता अतिसार चिकित्सा। तो सुश्रुत में थे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछेगा स्नेह मिश्रित अगध का प्रयोग कौन से वेग में, तो चौथे वेग में। क्वेश्चन आता है कि अगध पान कहाँ, क्या ऐसा पूछ लेगा अगध पान का वर्णन किस वेग, दूसरे में नहीं, तो किसमें, पहले में है, तीसरे में है, चौथा और पांचवें में। फिर एक क्वेश्चन आएगा कॉमन, अतिसार चिकित्सा किस पे बताई गई है, तो छठवें में, छठवें में। उसके बाद अपन नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ज्यादा स्पीड से हो रहा होगा तो आप लोग बता देना, थोड़ा स्लो कर लेंगे। फिर इसके बाद आते हैं विष के भेद बताए गए हैं, कौन कौन से विष होते हैं। तो चरक और सुश्रुत ने 2 तरह के विष माने, एक तो स्थावर विष है और एक जांगम विष है। जबकि भागवत ने 3 बोल दिया, एक स्थावर, एक जांगम और एक कृत्रिम विष होता है। फिर विष की गतियां बताई गई है कि जो स्थावर विष होता है उसकी गति अधोगति है और जांगम में ऊर्ध्व गति। इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है, श्लोक पे आप देखेंगे तो अपने को उल्टा समझ में आता है। तो जनरली कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अपने यहाँ चलते रहते हैं, तो हिंदी वाला ज्यादा लोग प्रिफर करते हैं बताना। तो स्थावर को अधोगति बोला है और जांगम को ऊर्ध्वगति। ठीक है। फिर विष के अधिष्ठान बताए गए हैं कि स्थावर के कितने होते हैं और जांगम के। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ मौखिक पे आ जाता है लिखित कि स्थावर विष के कितने अधिष्ठान बताएं, तो स्थावर विष के 10 अधिष्ठान बताए हैं और जांगम विष के 16 अधिष्ठान बताए गए। फिर विष की संख्या बताई गई, चरक ने 21 माने और सुश्रुत ने 55 माने गए। पश्चात इसमें यहाँ स्थावर विष का ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, लास्ट 1-2 साल से कंटिन्यूस टेबल से क्वेश्चन आ रहे हैं पीजी में। लास्ट टाइम भी इसमें से क्वेश्चन आया था, लगातार 2-3 साल से आ रहे हैं। तो इसमें तो एक संख्या से पूछा जाता है, दूसरा इसमें से ये पूछा जाएगा तो कुछ लक्षण दिए इम्पोर्टेंट जो उसी अधिष्ठान के होते हैं। तो वो पूछते हैं कि जैसे पूछ लेगा मुख दौर्गंध किसका, किस विष के अधिष्ठान का लक्षण है, तो त्वक सार और निर्यास का, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हृदय पीड़ा किसका लक्षण है, विष धातु में हृदय पीड़ा किस अधिष्ठान का है, तो वो धातु धातु का अधिष्ठान का जो है उसमें हृदय पीड़ा होती है। ऐसे क्वेश्चन उसमें से आते हैं। तो अपन 1 बाय 1 पहले इसकी संख्या पढ़ लेंगे, फिर इसके लक्षण पढ़ते हैं। तो सबसे प्रथम है मूल। तो मूल में कितने होते हैं, संख्या 8 बताई गई है। पत्र में की संख्या 5 बताई गई है। फल क्या है, 12 बताया गया है। पुष्प की 5 बताई गई। तो पुष्प और पत्र इनकी संख्या कितनी है, 5 है। फिर त्वक सार निर्यास एक साथ याद रखना है, त्वक सार और निर्यास कितने हैं, 7 है। त्वचा भी अपनी 7 बताइए, ये याद रखना है। त्वक सार और निर्यास कितने हैं, 7 होते हैं। फिर छेद बताए गए, छेद की संख्या कितनी, 3 है। फिर धात बताइए 2 है। फिर कंद में से 13 है। और एक पूछ लिया जाता है सबसे घातक जो माना गया है, क्या माना गया है, कंद विष को माना गया है जो अधिष्ठान होता है। ठीक है। तो संख्या अगर याद हो गई तो अपन अब किस में आते हैं, विष के लक्षण में, जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले तो पूछा जाएगा कि विष की संख्या मूल कितने हैं, 8 है। अगर ये संख्या वाला नहीं आता तो उसके लक्षण से क्वेश्चन बनते हैं। तो 8 में से जो मूल 8 बताएंगे उनके लक्षण में क्या होता है, ऐठन, प्रलाप और मूर्छा। इसको याद करने के लिए अपने एक ट्रिक है, MAP। एम यानी मूर्छा, ए यानी ऐठन, पी यानी प्रलाप। तो ऐसे याद कर सकते हैं। एक पत्र है, पत्र किसके कितने, 5 अधिष्ठान, उसकी संख्या बोलिए। तो इसमें क्या होता है, जंभा होती है, ऐठन होता है, श्वास में कष्ट होता है, श्वास कष्ट। तो जंभा, ऐठन और श्वास कष्ट होना। फल है, तो फल में अपने याद करने के लिए क्या करना है, MAD, मैड। जैसे किसी का रिजल्ट आता है, फल मिलता है, तो आदमी क्या होता है, पागल हो जाता है, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे मैड, तो मैड से क्या होगा, मस्क सोप हो जाएगा। ए यानी अन्य देश हो जाएगा, डी यानी दाह हो जाएगा। तो मस्क सोप, दाह
अन्नोदय, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। फिर इसके बाद आता है पुष्प। पुष्प की संख्या कितने बोली? 5। तो कई बार अपन सुनते हैं तो ज्यादा तीक्ष्ण होता है तो क्या हो जाते हैं? बमन हो जाता है। तो BAM, तो बमन है, आद्यमान है और मोह है, ठीक है, पुष्प से। फिर आता है त्वक, सार और निर्यास। तो त्वक, सार और निर्यास की संख्या कितनी बताइए? 7 बताइए। उसमें से क्या क्या अपने को लक्षण निकलेंगे? तो मुख दुर्गंध है, कठोरता है, शिरोरुजा है और कफ स्राव है। इसको याद करने के लिए MS का कठिन काम, MS जैसे सर्जन MS कठिन होता है जनरली, जब ना ज्यादा नंबर आते हैं तभी अपने को मिलता है MS। तो MS का कठिन काम, तो M मतलब मुख दुर्गंध, S यानी शिरोरुजा, K यानी कठोरता और कठिन स्राव, तो कफ स्राव हो गया, ठीक है। तो जो 7 है तो मुख दुर्गंध हो गया, शिरोरुजा हो गया, कठोरता और कफ स्राव हो गया। फिर आता है क्षीर। तो क्षीर कितने हैं? 3 है। तो क्षीर यानी 2, तो उसको क्या होगा उसके लक्षण में? तो मुख में फेन आता है और साथ में क्या? अतिसार आता है। तो 6 मुख फेन और अतिसार आता है। फिर जो धातु अधिष्ठान है इसके कितने माने गए? संख्या 2 है। इसमें क्या क्या लक्षण होंगे? HMT, H मतलब हेड पीड़ा, M यानी मोटा, T यानी तालुदाय हो जाएगा। फिर कंध है, कंध में तीक्ष्ण विष बताया गया है। इस तरह से विष के लक्षण है। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि मूर्छा किसमें आता है? तो मूल में। तो अपन कैसे याद किए थे? MAP, मूर्छा, ऐठन, प्रलाप। पत्र से क्या होता है? जंभा हो रही थी, ऐठन हो रहा था, साथ में श्वास कष्ट हो रहा था। फल है, फल रिजल्ट से अपन क्या हो जाते हैं? पागल टाइप। तो MAD, मैड, मैड मतलब मुस्क शोक, दाय, अन्योदेश। फिर पुष्प है तो उसको सूंघेंगे तो क्या? तीक्ष्ण। मान लो अच्छा पुष्प नहीं तो क्या होगा? बमन होगा। तो बमन, आद्यमान और मोह होगा। फिर त्वक है, सार है, निराशित से क्या होगा? MS का कठिन, कठिन श्रम। तो M मतलब मुख दुर्गंध, S यानी शिरोरुजा, कठोरता और कफ स्राव। क्षीर से क्या हो रहा? मुख फेन और अतिसार। फिर HMT, HMT में किसका? धातु। तो अपनी पहले पुरानी घड़ी चलते थे HMT, तो हेड पीड़ा, मूर्छा और तालुदाय, कंध में तीक्ष्ण विष। उदाहरण में इसके आप छोड़ सकते हैं अभी, फिलहाल जो लास्ट में लिखा है 10 पॉइंट पे, वत्सनाभ और सरसप, यहाँ से आप एक पॉइंट कवर कर सकते हैं। कई बार पूछ लेता है कि वत्सनाभ के कितने भेद बताए गए हैं? तो इसमें 4 भेद वत्सनाभ के और सरसप के 6 होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अधिष्ठान वर्णन किया है, जो जांगम विष होते हैं, जिसके 16 अपन ऊपर पढ़े कि जांगम विष के अधिष्ठान कितने? 16। तो जो 16 अधिष्ठान है उसके से प्रमुखतः अपन पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शुक्र किसका अधिष्ठान है? तो ये किसका है? मूषक का। आर तो है नालासुर, तो लूता का। आर किसका है? वृश्चिक का है। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, प्रमुखतः इसमें पूछा जाता है शुक्र किसका? तो मूषक किसका? मूषक उसका उदाहरण। शुक्र अधिष्ठान किसका हो गया? मूषक का हो गया, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फिर नेक्स्ट पेज में अपन देखेंगे कि विष रोग हैं, जो इसके उपक्रम बताए गए हैं कि मतलब उसकी चिकित्सा अपन किस किस तरह से उसकी चिकित्सा की जा सकती है। तो इसके लिए 24 प्रकार के उपक्रम बताए गए। उन 24 प्रकार के उपक्रम में पहला और लास्ट अपने को याद रखना है। तो पहला उपक्रम क्या होता है कि प्रथम जो है मंत्र है और लास्ट क्या है? मृत संजीवन। पूरे याद ना हो तो पहला और लास्ट याद रखना। तो पहला क्या है? मंत्र है और लास्ट में क्या है? मृत संजीवन है। फिर आप इसमें देखेंगे अरिष्ट बंधन है, स्पीडन है, साथ में पंचकर्मा के भवन है। केवल ये याद रखना है जो पंचकर्मा में है उसमें से क्या नहीं माना है? तो बस्ती नहीं माना है। किसमें? चिकित्सा के उपक्रम में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चिकित्सा के उपक्रम ही कितने हैं? तो 24 है। 24 में पहला कौन है? मंत्र है। लास्ट कौन है? मृत संजीवन है। पंचकर्मा में से किसको नहीं माना? तो बस्ती को नहीं माना है, ठीक है। फिर आता है विष की, तो वो बोलते हैं सर्वप्रथम विष किसको प्रभावित करता है? तो रक्त को दूषित करता है। पश्चात क्या होता है? दोषों को। तो पहले रक्त को दूषित, पश्चात बात है, पित्त है, कफ को दूषित करता है। फिर सभी विषयों को एक साथ दूषित करता है, फिर हृदय में प्रवेश कर बनता है। तो एक इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि जो विष से मृत्यु हुआ पेशेंट है उसमें विष कहाँ पे प्राप्त होगा? तो उसके हृदय में, क्योंकि लास्ट में कहाँ पे होता है? हृदय में। तो पहले कहा किसको दूषित करेगा? रक्त को। फिर
पश्चात इसमें दोष को, तो बाद पित्त कफ को, इसके बाद आशयों में आता है, पश्चात उसके हृदय में जाके वहीं रुक जाता है और मृत्यु का कारण बन जाता है। यहीं से एक क्वेश्चन पूछ लिया है, जो श्रेष्ठ क्या होता है, तो विश्व में श्रेष्ठ बताया गया है, घृत को बताया गया है। अष्टांग हृदय कांड ने विश्व में श्रेष्ठ क्या बताया गया, घृत को बोला है। फिर विष रोग से विष युक्त प्राणियों में वर्जित कर्म में क्या है, स्वेदन। स्वेदन का ऐसे बोलते हैं, स्वेदन से विष का वेग की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। फिर विष रोग में औसत का प्रमाण बताया, ये औसत प्रमाण भी अपने को याद रखना है। तो अंजन कितने मासा बताए, 1 मासा। नस्य कितने मासा है, 2 मासा। फिर पान, पान औसन में कितने हैं, 4 मासा। फिर इसके बाद बमन औसन में कितने हैं, 8 मासा। तो अंजन, नश, तो अंजन में 1 मासा, नश में 2 मासा, पान औसत में 4 और बमन में 8। बमन का ऐसे भी 8 याद रखें, तो जो प्रवर शुद्धि, अवर शुद्धि और इसमें पढ़ते हैं तो वहां से भी याद कर सकते हो, तो 8 मासा। क्योंकि प्रवर में 8 वेग आते हैं, 6 फिर 4 ऐसे। फिर भी इसकी परिभाषा है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर उसी के नीचे पॉइंट है कि स्थावर विषयों में जो अपन पीछे पढ़े कंद कितने थे, 13 थे। तो स्थावर विषयों में कंद विष और इसको श्रेष्ठ बताया, तो सर्प विष सर्वाधिक घातक और शब्द प्राण होता है। शब्द प्राण मतलब तुरंत प्राण को हरने वाले। तो स्थावर विष में क्या है, कंद विष है, और जंगम विष में क्या है, सर्प विष है। विष पंचभौतिक निदान के अनुसार विष की उत्पत्ति क्या है, तेज महाभूत से होती है, और इसमें जल महाभूत नगण्य रहता है। तो अग्नि मतलब तेज महाभूत और अग्नि वाले, तो तेज महाभूत इसमें प्रधान रहता है और जल महाभूत नगण्य रहता है। और जल की योनि अपन ने पीछे भी पढ़ा, जल की योनि क्या जल होती है, और वर्षा ऋतु में इसके वेग बढ़ जाते हैं और शरद ऋतु में इसके वेग कम हो जाते हैं। इसमें कुछ प्राणियों का दिया हुआ है कि कौन से प्राणियों में क्या होता है, तो इतना इम्पोर्टेंट थोड़ा सा ये कम है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा कैसे क्या है। फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो नेक्स्ट पेज में देखेंगे, इसमें कुछ विष एवं उसके विशिष्ट लक्षण बताए गए हैं। इसमें से एक क्वेश्चन पीजी में आया हुआ था लास्ट टाइम, ये जो पीजी हुए थे उससे 2 साल पहले, कि जो धतूरा होता है उस विष का सेवन करने से अपने को कौन से लक्षण आता है, तो प्रलाप आता है ना। तो इसमें से क्वेश्चन आया, इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। तो अब यही से 6वें नंबर पे पॉइंट है प्रलाप। प्रलाप कौन से विष का निदान बताया था, किस विष के प्रयोग से प्रलाप होता है, तो उसमें से आया हुआ क्वेश्चन है। तो धतूरा, भांग है, धतूरा है, खुरचानी है, अजवाइन और बेलाडोना। तो इनके सेवन से क्या होता है, प्रलाप। व्यक्ति पागल टाइप में चिल्लाने लगता है, उसे बोलते हैं प्रलाप। फिर आता है, तो पक्षाघात कौन से विष का सेवन करने से होता है, तो वत्सनाभ है, फेनाज है, नाग है, कोनियम है। इसको याद कैसे कर सकते हैं, बको न साले, बको यानी वत्सनाभ, को यानी कोनियम, न यानी नाग, एस यानी सांख्या, सा यानी सांख्य, साल मतलब सांख्य, फेनाज में कोई सांख्या बोला जाता है। तो वत्सनाभ है, फेनाज है, नाग है और कोनियम, इनके सेवन से क्या होता है, पक्षाघात आता है। प्रलाप इसमें तो धतूरा है, भांग है, खुरचानी अजवाइन है, उसके कारण। फिर आता है धनुर्वात की भांति पेशी। तो धनुर्वात की अकड़न किसमें आ जाती है, तो कुचला में। इसमें प्रमुखतः याद क्या रखना है, कुचला। तो कुचला में क्या होता है, धनुर्वात की तरह व्यक्ति हार्डनेस हो जाती है। फिर डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल और कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल 9 एंड 10 पे। तो डायलिटेशन पे बहुत सारे दिए हुए हैं, इसलिए अपन कॉन्स्ट्रिक्शन पे कम चीजें दी हुई है, तो उसको याद कर लेंगे, क्योंकि आज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए याद तो करना ही है। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल में क्या क्या आ जाएंगे, CCA याद करने के हिसाब से। CCA मतलब हो गया सी यानी कार्बोलिक एसिड, एक सी यानी क्लोराहाइड्रेट, ए मतलब आई पेन। तो कॉन्स्ट्रिक्शन किस किस में, एक तो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल किस में होगा, CCA। CCA मतलब क्या हो गया, कार्बोलिक एसिड,
क्लोराहाइड्रेट और साथ में आइफेन। फिर आता है त्वचा की शुष्कता है, त्वचा की आर्द्रता है, वमन है। इतने अपने को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को इसमें से 2-3 ही याद रखना है। एक तो प्रलाप है, किसमें हो रहा था, भांग है, धतूरा में। पक्षाघात किसमें हो रहा था, बको नसाले, वत्सनाभ है, फेनाज है, नाग है और कोनियम। फिर आता है धनुर्वात, मतलब जिसमें टिटनेस के समान टाइटनेस हो जाता है, तो इसमें क्या है, कुचला कुचला बताए। फिर डायलेटेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन में, तो अपने को क्या कम वाले याद रखना। तो कॉन्स्ट्रिक्शन किस में हो रहा है, 3 चीजों में, सीसीए। सीसीए मतलब क्या होगा, कार्बोलिक एसिड हो गया, क्लोरल हाइड्रेट हो गया और मतलब हो गया। इस तरह से ये वाला पेज में अपने नेक्स्ट पेज अपन आते हैं, उसमें पढ़ेंगे क्या क्या है। फिर यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी तक पढ़े वो तो है, इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट अपन बोलते हैं। इसके बाद आता है एंटीडॉट। जो अभी तक अपने विष पढ़े उनके एंटीडॉट क्या क्या है। एक यूनिवर्सल एंटीडॉट होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एंटीडॉट, सीटीएम नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यूनिवर्सल एंटीडॉट में सीटीएम, सीटीएम क्या कहता है, चारकोल है, टैनिक एसिड है और मैग्नीशियम। कई बार इसमें पूछा जाता है इसके कितने भाग है, तो नाम में 4 है, चारकोल में 4 भाग नहीं है, कितने भाग है, 2 है, उसका आधा। नाम है चारकोल पर उसमें 2 ही है, तो चारकोल हो गया, टैनिक एसिड हो गया और मैग्नीशियम हो गया। अपन एंटीडॉट पढ़ रहे हैं, एंटीडॉट में यूनिवर्सल एंटीडॉट है। यूनिवर्सल एंटीडॉट में क्या कौन क्या क्या मिला रहता है, तो सीटीएम। सीटीएम क्या होता है, चारकोल, टी यानी टैनिक एसिड, एम पर मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो चारकोल होता है पूछ लिया जाता है कितने भाग है, तो नाम में 4 है और उसमें 2 ही भाग है, तो चारकोल 2 भाग है, फिर टैनिक और मैग्नीशियम एक एक भाग है, केवल ये याद रखना है। अब इनके जो एंटीडॉट है, ये चारकोल क्या करता है इतना अपने को नहीं पड़ता है इसका वर्किंग, बस अपने को याद होना चाहिए। यूनिवर्सल एंटीडॉट में चारकोल है, टैनिक एसिड, मैग्नीशियम, जिसमें चारकोल 2 भाग है, टैनिक 1 भाग और मैग्नीशियम 1 भाग है। फिर इसके बाद एसिड है, एसिड का एंटीडॉट क्या होता है, मिल्क या एग। ठीक है, फिर अफीम है, अफीम में क्या एंटीडॉट, नैलोक्साम। अपन हम लोग ऐसे याद करते हैं अफीम नहा लो, मतलब नैलोक्साम, अफीम नैलोक्साम। कोकीन है, तो कोकीन का क्या है, एमिल नाइट्रेट। इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछे जाएंगे कि एसिड का एंटीडॉट बताइए, मिल्क आएगा, अफीम का एंटीडॉट बताइए तो नैलोक्साम आएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे धतूरा है, धतूरे का एंटीडॉट होता है, इसमें ऑप्शन देंगे, नैलोक्साम है, एमिल नाइट्रेट है, पिलोकार्पिन है या पिक्लोटॉक्सिन है, तो अपने को कैंसर लगाना पिलोकार्पिन है ना। तो इसलिए इसको अपन, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ना है। तो एसिड का क्या होगा, मिल्क या ए हो गया, अफीम का क्या है, नैलोक्साम हो गया, कोकीन का क्या है, एमिल नाइट्रेट हो गया, धतूरा का क्या है, पिलोकार्पिन। तो याद करने के लिए, पिलो मतलब धतूरा, तो धतूरा पिलोकार्पिन। बारबीचूरेट है, पिकोटॉक्सिन है, बारबीचूरेट का क्या है, पिकोटॉक्सिन। आर्गेनोफास्फोरस है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका क्या है, एट्रोपिन होता है, इसी को पीएम पैम बोलते हैं। तो आर्गेनोफास्फोरस सबसे ज्यादा जो किसान होते हैं, तो जो छिड़काव करते हैं दवाइयों, वो होता है। तो उसमें जो एंटीडॉट प्रयोग किया जाता है इमरजेंसी में, तो पैम सबको पता होगा। तो क्या होता है, एट्रोपिन या पैम। तो हैवी मेटल है, तो इसमें क्या होता है, बाल, बाल का फुल फॉर्म कई बार ऐसे अपने छोटे एग्जामों में आया था, ब्रिटिश एंटी लेवेसाइड। क्या होता है, लेड, मरकरी, कॉपर, कोबाल्ट। इसमें से लेड का प्रमुखता पूछा जाता है, तो लेड का एंटीडॉट क्या है, तो ईडीटीए। ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या है, इथिलीन डाइएमाइन टेट्राएस्टिकेटेड। तो लेड का एंटीडॉट क्या होगा, ईडीटीए। फिर आता है फास्फोरस, फास्फोरस क्या है, सल्फेट कंपाउंड, सल्फेट कंपाउंड फास्फोरस का एंटीडॉट है। फिर सोडियम नाइट्रेट है, तो इसका क्या है, मेथाइलिन ब्लू, साथ में क्या है, विटामिन सी, तो मेथाइलिन ब्लू साथ में विटामिन सी। फिर कॉपर सल्फेट है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, एकोनाइट है, एट्रोपिन है। तो एकोनाइट को भी याद रखना है, एकोनाइट एट्रोपिन। धतूरा का क्या पढ़े थे, धतूरा पीलो, तो धतूरा का पिलोकार्पिन। लेड का क्या पढ़े, ईडीटीए, लेड का क्या, ईडीटीए। हैवी मेटल से उसका क्या है, बाल है। अफीम का पढ़े थे, नैलोक्साम। एसिड का पढ़े, मिल्क। ठीक है, तो फिर इसके बाद अपन आते हैं 14 नंबर पॉइंट पे, आयरन।
डिक्सोफिरोक्सामिन। आयरन पॉइजन किसी को हो गया, उसका एंटीडोट क्या प्रयोग करेंगे, तो डिक्सोफिरोक्सामिन। आर्सेनिक वही जो संख्या था जिसको अपन ने फेनाज पढ़े थे, उसमें पीछे पढ़े थे अपन ने बकोना साले में फेनाज में आया था, तो वो इसका है तो आर्सेनिक का है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो एक तो यूनिवर्सल एंटीडोट सीटीएम होता है, और कई बार ईडीटीए पूछा जाता है। ईडीटीए किसका एंटीडोट था, तो लेड का हो गया। बाल किसका एंटीडोट था, तो हैवी मेटल्स का हो गया। पिलोकार्पिन किसका है, तो धतूरा का हो गया। नेलोक्जान किसका है, तो अफीम का हो गया, है ना। एमिल नाइट्रेट किसका है, तो कोकीन का हो गया। आर्सेनिक का क्या होता है, तो डिमेकार्बोन। दोनों में से कोई भी पहले बोल सकते हैं, तो इसको अपने को ऐसे याद करके रखना है। यहाँ पे जो चरक ने, जो अपन ने विष पढ़े थे, जैसे आपने पढ़ा था कि चरक ने कहाँ पे वर्णन किया है, तो 23वें चैप्टर में सुश्रुत ने पूरा कल्प स्थान बताया है। तो उन्हीं में से कुछ जो विशेष इंपॉर्टेंट जो ड्रग्स हैं उनके बारे में बताते हैं। चरक ने कुछ प्रमुख अगध बताए, जिसमें मृत संजीवन अगध है, इसका वर्णन किसमें ने किया है, ब्रह्मा द्वारा निर्मित है। और इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो पुष्य नक्षत्र में, ठीक है। फिर गंधहस्ती नामक अगध है, इसमें गोपित्त और अश्वपित्त की भावना दी जाती है। तो नाम तो कम से कम याद रहे कि मृत संजीवन अगध है, तो काय के लिए प्रयोग किया गया है, तो विष में प्रयोग किया गया है, ब्रह्मा द्वारा निर्मित है और पुष्य नक्षत्र में दिया जाता है। गंधहस्ती नामक अगध में गोपित्त है और अश्वपित्त है। क्षार अगध है, पलाश का क्षार है। अमृत एक सर औषधियां मानी है, जिसमें 19 एक सर औषधियां मानी है, तो ये पढ़ लीजिएगा। और अष्टांग संज्ञा के भी प्रमुख अगध है, इतना इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, जस्ट रीड मार लीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट पेज पे हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट पेज में कुछ जैसे कीट विषय, लूता विषय, मूसक विषय, वृश्चिक विषय, इनके बारे में अब आगे पढ़ेंगे। तो इनमें से पहला है कीट विष में के बारे में तो पढ़ते हैं। इसमें भी क्या कीट विष वाले में क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, इनकी संख्या के ऊपर जनरल पूछा जाता है कि जो कड़ब होते हैं संख्या में कितने बताए गए, तो 4 है। गोधेरक है, सतपादी है, मंडूक है, पिपीलिका है, मक्षिक है और मशक। तो इनकी संख्या पूछे जाते हैं। अपने को ज्यादा उदाहरण लक्षण के अंदर नहीं जा, जस्ट इसको संख्या पढ़ के आगे तो थोड़ा सा ऊपर पढ़ते हैं कि कीट विष के बारे में। तो कीट विष में वायु, अग्नि व कफ का प्रधानता होते हैं। तो दोष में देखा जाए तो कफ प्रधान है, और वायु साथ में अग्नि। तो कीट में वायु, अग्नि व कफ दोष प्रधान होते हैं। फिर चरक ने भी कीट विष के बारे में वर्णन किया हो। 67, जस्ट अपने को याद रखना है कि 67 कीट संख्या बताई गई। सुश्रुत ने कल्प स्थान में 167 कीटों का वर्णन किया। अपने को तो यही याद रखना है कि 67 कीट की संख्या बताई गई। फिर ये कीट ने 4 प्रकार से डिवाइड किया है, जैसे कि हर जगह अपन देखते हैं आयुर्वेद में कि वात है, पित्त है, कफ है और सन्निपात है। तो ऐसे ही इसको कीट को भी उन्होंने डिवाइड किया है। तो वात में कितना है, 18 है। पित्त में 24 है। तो कफ सन्निपात में 12 है। अपन ऐसे भी याद करते हैं 8, 24, 13, 12। क्या होता है कि अपन वात पित्त कफ ही पढ़ते हैं, तो 8 बोल दिया था, 24, 13 और 12। तो 18, 24, 13, 12 ऐसे कॉमन याद किया जा सकता है। तो वात में 18, फिर पित्त में 24, कफ में 13 और सन 12। तो 18, 18, फिर 24, फिर 13 और देन 12। पहले 12 नहीं, पहले 13 है देन 12। 18, 24, 13 और 12। अब इसके विवरण अपने को नहीं पढ़ना, जस्ट संख्या बस याद रखने कि 18, 24, 13 और 12। फिर कुछ कीट के नाम बताए गए हैं और उनकी संख्या बताई गई है। तो 18, 24, 13, 12 जो 67 प्रकार के काय के अनुसार, दोषानुसार दो। अब फिर कुछ कीट बताए, कड़व है, गोधेरक है। पहले तो नाम थोड़ा सा याद होगा, तब तो अपन संख्या पढ़ेंगे। तो कौन कौन से कड़व है, गोधेरक है,
सतपादी है, मंडूक है, लिका है, मक्षिका और मशक, ऐसे प्रकार के ऐसे कीट बताए गए। फिर इनकी अपन 1 बाय 1 संख्या पढ़ेंगे। तो कड़प क्या होता है, कितने संख्या है, तो 4 है। गोधेरक कितने हैं, 5 है। सतपादी कितने हैं, 8, तो दोनों की 8 है। इन कॉमन ऐसे याद कर सकते हैं, मंडूक एस यानी सतपादी, तो कितने हैं, 8 8। पिपली है 6 है, माक्षिका है 6 है, और मशक क्या है, 5 है। तो अपने कड़व जो कि 4 है, गोधेरक है, एमएस मतलब क्या है, 8 है। फिर पिपीलिका है, माक्षिका है। पर कई लोग बड़ा का लास्ट में है, तो पिपीलिका, माक्षिका, तो ये बड़े का वाले कितने हैं, 6, जस्ट रिमेम्बर के लिए। फिर इसके बाद आता है माक्षिका में 6 हो गए और मशक पे 5 हो गए, ठीक है। फिर उदाहरण भी दिए हुए हैं, दृष्ट लक्षण विशेष है। तो अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समय कम है, तो इसको आप पूरा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, जस्ट संख्या पढ़ ले रहे हैं। कड़प 4 हो गया, गोधेरक 5 हो गया, सतपादी 8 हो गया, मंडूक 8 हो गया, पिपीलिका 6 हो गया, मक्षिका 6 और मशक 5 होते। तो पिपीलिका, मक्षिका, गलगोलिका, इसमें कितने गए, जैसे कि हर सभी में देखते हैं कि कुछ साध्य होते हैं, कुछ असाध्य होते हैं। तो इन जो असाध्य हैं, जो अपन इनके साध्य कीट है, उसमें से कौन कौन से, जस्ट नाम इनको पढ़ ले रखा है। स्थालिका है, श्वेता है, अग्निप्रभा है, अग्निप्रभा है, भ्रकुटी है और कोटिक है। फिर इनकी चिकित्सा, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कीट विष में जो है शीत उपचार का निषेध किया गया है। अपने को में क्या याद रखना है, उनकी संख्या कि 67 बताया है। दोष देखे तो बात पित्त चरक ने बोला है, जबकि वहीं पे शोषण ने बात कब बताया है। उन 67 को डिवीजन करेंगे तो बात में 18, पित्त में 24, फिर कफ में 13, फिर सन्निपात में 12, तो 18 24 13 12। इसके बाद आते हैं कि जो कीट विशेष में क्या निषेध बताए गए, तो शीत उपचार का निषेध बताया गया है। फिर कुछ प्रमुख लक्षण बताएंगे जो कीट होते हैं, जैसे मंडूक है, दृष्टा बताया, उच्चिटिंग है, स्तब्ध लिंगो आता है कि स्तब्ध लिंगो किसका लक्षण है, तो उच्चिटिंग का होता है ना, इंपॉर्टेंट है। कड़प क्या है, मांस बिसी देते हैं, ऐसा उसमें क्या था, मांस कट कट के गिरना, ऐसा किसका लक्षण है, तो कड़प है। जो अपन ऊपर पढ़े ना कि कड़प की संख्या कितनी, 4 है, तो वही जो कड़प है इसमें क्या लक्षण होता है, मांस विषय देते हैं, अर्थात मांस कट कट के गिरना। उच्चिटिंग में क्या बताए, स्तब्ध लिंगो, स्तब्ध लिंग याद रखना है। ग्रह गोदिका है, सतपादी है, फिर इतना ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक छोटा सा मैंने अलग से इसमें लिखा है कि एक चिकित्सा क्रम पूछा जाता है कि जलाव का जो अगर दंश कर दिया, अपन जलाव का लीच थेरेपी भी करते हैं, तो उसमें अगर दंश कर दिया तो अपन क्या प्रयोग करेंगे, तो वात पित्त शामक औषधियों का प्रयोग करते हैं। जलौका में वात पित्त शामक करते हैं। कीट दंश है, तो जो अभी पढ़ रहे हैं, अगर कीट ने दंश कर दिया में किसके समान चिकित्सा करेंगे, तो जलौका के समान, क्योंकि जलौका में कैसे चिकित्सा है, वात पित्त शामक है। वृश्चिक है, वृश्चिक में किसे, उच्चिटिंग के समान उच्चिटिंग में एक प्रमुख लक्षण अपन ने क्या पढ़ा, स्तब्ध लिंग। फिर मूषक है, तो मूषक में किसके समान है, कड़व के समान चिकित्सा बताई गई, ठीक। तो जलौका में वात पित्त के समान, कीट में किसके समान, जलौका, तो अल्टीमेट क्या होगा, जलौका में वात पित्त। चरक ने माना भी है कि जो कारण होता है वात पित्त प्रधान होता है, इसलिए वात पित्त शामक। वृश्चिक में उच्चिटिंग के समान, उच्चिटिंग में एक प्रमुख लक्षण क्या होता है, स्तब्ध लिंग, और मूषक में कड़फ के समान होता है। देन नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फिर जिस जैसे अपन ने पढ़ा अभी पीछे क्या है, कीट विष, उसी प्रकार से अपन अब पढ़ेंगे लूटा विष।
लूताविस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी ज्यादातर किसमें उनकी संख्या के बारे में पूछा जाएगा कि किसमें कितनी संख्या का वर्णन किया गया है। तो एक ऊपर आप लोग पॉइंट लिख सकते हैं तो कि लूताविस में क्या प्रयोग किया जाता है, घृत प्रयोग करते हैं, तेल का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर उसके उत्पत्ति है, उत्पत्ति आप लोग जस्ट रेड कर लीजिएगा। फिर उसके भेद पढ़ते हैं, तो भेद में क्या बताया गया है, सुश्रुत ने 2 माने हैं और लूताविस की भेद पूछेगा तो 2 और संख्या बोलेगा तो 8। 8 में भी उसमें डिवीजन किया गया है, एक कृच्छ साध्य और एक असाध्य है। इन्होंने साध्य नहीं बोला है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। जो 16 का डिवीजन किया है, कैसे डिवीजन किया है, एक कृच्छ साध्य है और एक असाध्य है। अगर आप लोग को नाम इसमें से याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। इसमें केवल नाम याद रखें कि लूताविस है। लूताविस कितने भेद बोले तो 2 भेद है, संख्या बोले तो 16। 16 में भी कितना डिवीजन, 8 और 8। एक 8 में क्या है, कृच्छ साध्य है और एक 8 में क्या है, असाध्य है। ठीक है। फिर अष्टांग संग्रहकार हुए, इन्होंने लूताविस के 4 भेद माने जिसकी संख्या उन्होंने 28 माने, मतलब 28। तो जो ये है, फिर उसमें भेद जो 4 भेद बताएं इसमें से, और उनकी संख्या कितनी बोली है, 28। तो जो 28 है उसको उन्होंने डिवाइड किया, आग्नेय है, सौम्य है, वायव है, उपाधिक है। उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये देख लेना इसमें डिवीजन जो 4 को इन्होंने 28 का मतलब 28 बताए, उसमें 7-7 का बताया हुआ है। फिर लूताविस है, जैसे अपन ने जांगम विष पढ़ा, स्थावर विष पढ़ा, तो जांगम में पढ़े 16 अधिष्ठान होते हैं, स्थावर में पढ़े थे 10 अधिष्ठान होते हैं। ऐसे अब पढ़ रहे हैं लूताविस, तो लूताविस में कितने अधिष्ठान है, 7 अधिष्ठान है। जबकि भागवत ने कितने माने, 8 माने। एक्स्ट्रा क्या माना है, श्वास को माना है। तो भागवत ने श्वास सहित कितने माने, 8। और मतलब कॉमन पूछा जाएगा, लूताविस के कितने अधिष्ठान है, 7 और भागवत के 8। 8वां कौन सा माना है, श्वास को माना है। ठीक है। फिर विष प्रभाव है, इनकी घातकता है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर लूताविस है, लूताविस के कुछ लक्षण बताए गए हैं। इन लक्षणों में तो अपने को प्रमुख लक्षण एक पढ़ना है कि छठवां दिन जो होता है उसमें क्या होता है, मर्माघात होता है, और 7वें दिन क्या होता है, मृत्यु होता है। जैसे आपने पीछे पढ़ा कि जो विष के वेग थे तो मृत्यु चरक ने 8वें वेग में 20 में माने, पर अपन अभी यहाँ पे क्या पढ़े, विष, लूता विष के बारे में। तो लूता विष में एक तो 8वां सुख को माना है। तो जो ये लक्षण है इसमें तो मर्माघात किसमें दिन होता है, और मृत्यु कब होगी, तो 7 होगी। फिर जैसे डिवीजन कृच्छ साध्य और असाध्य, तो कृच्छ साध्य और साध्य के लक्षण बताएंगे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसकी चिकित्सा डायरेक्ट आइए कि जो चिकित्सा बताइए तो 10 विध चिकित्सा। जैसे विष की चिकित्सा में अपन कितने क्या पढ़े थे, 24 उपक्रम होते हैं। पहले क्या पढ़ा था, मंत्र पढ़ा था, लास्ट में क्या था, मृत संजीवन। इसी प्रकार से लूटा विष की कितने उपक्रम चिकित्सा बताई है, तो 10 विध चिकित्सा बताई। अधिष्ठान 7 बताए हैं और इसकी चिकित्सा कितने बताए, 10 विध चिकित्सा। तो 10 विध चिकित्सा में क्या है, नश है, अंजन है, अभ्यंग है, पान है, धूम है, अपीड़न है, कवल ग्रह है, तीक्ष्ण भवन है, तीक्ष्ण विरेचन है, शिरोमोक्षण। कुल मिला के अपने को इसमें 10 से याद रखना है, कितनी बनाई है, 10 विध चिकित्सा बताई गई। पूछा जाता है कि 10 विध उपक्रम चिकित्सा किसने बताया, तो लूता विष में। 24 उपक्रम किसके हैं, तो विष के हैं। ठीक है। फिर जो लूटाविस की ड्रग ऑफ चॉइस के लिए बताए गए हैं, तो लूटाविस के ड्रग ऑफ चॉइस का क्या है, श्लेष्मान तक त्वक व एवं अच्छी पिपली, साथ में क्या है, सेलूरस। सेलूरस को चरक, जबकि अन्य आचार्यों में किसको माना, श्लेष्मान तक त्वक एवं अच्छी पिपली। तो लूटाविस अपन पढ़े, लूटाविस में जो इम्पोर्टेंट था वो पढ़ा। लूटाविस को 2 तरह से उसके भेद देखे तो 2 हुए, उसके संख्या देखे तो 16 हुआ। उन संख्या को डिवीजन कैसे किया, एक कृच्छ साध्य और एक असाध्य, साध्य 8 और असाध्य 28 हो गए। फिर उसके अधिष्ठान 7 बताए थे, भागवत ने उसके 8 बताए। एक्स्ट्रा कौन सा माना है, श्वास को माना है। फिर एक के लक्षण है जो 7 अधिष्ठान है उसमें थे
छठवें में मर्माघात होता है और सातवें में मृत्यु हो जाती है। फिर लूटा विष है, तो इसमें कौन सा उपक्रम बताया, तो 10 विध उपक्रम बताएगा। और इसकी इंपॉर्टेंट ड्रग आप चॉइस क्या है, तो श्लेष्मांतक त्वक है। साथ देन अपन नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो अभी अपन ने पढ़ा विष हो गया, जांगम विष हो गया, उनके कुछ लक्षण पढ़े से, जैसे धतूरा है तो इसमें क्या हो रहा था, प्रलाप कर रहा था, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल किसमें था, डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल किसमें है, कीट विष क्या है, लूथा विष है। इसके बाद अपन क्या पढ़ रहे हैं ना, मूसक विष होता है। तो मूसक विष में क्या बताया कि आलम्बायन एक ऋषि थे, उन्होंने मूसक विष का अधिष्ठान कितने माने, 5 है। यहाँ पे अपन अधिष्ठान पढ़ रहे थे जांगम विष को, उसमें से एक क्वेश्चन उस टाइम भी पढ़ा था कि शुक्र किसका है, ये वही लिखा है कि विष का अधिष्ठान शुक्र, अर्थात शुक्र जहां गिरता है वहां का रक्त क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद इसकी भेद बताए गए हैं। इसमें भी कितने हैं, जो लूता विष के समान, लूता में किसके कितने थे, 16 भेद, तो 8 और 8, जबकि मूसक विष में कितने हैं, तो 18 भेद होते हैं। ठीक है। फिर विष के लक्षण बताए गए हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर विष के असाध्य लक्षण बताए गए हैं, शब्द, अश्रुति, ज्वरा, शिरोगुरु, सुनाई न देना, ज्वर होना, सिर में गुरुता होना, सर्दी होना, ये लक्षण तक वो मूसक विष अब साध्य नहीं हो सकता। फिर आधुनिक मत से भी कुछ बताया है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या पढ़ रहे हैं, मूसक विष। तो मूसक विष में चिकित्सा में क्या कहा, कर्म करना, अर्थात जहाँ पे मूसक ने काट दिया उस स्थान पे क्या करना है, अग्नि कर्म करना है। पश्चात दंश में प्रच्छान कर, अर्थात रक्त मोक्षण करना। पहले अग्नि कर्म करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसमें रक्त मोक्षण करने। तो बमन है, विरेचन। थर्ड पॉइंट में लिखा, मूसक विष वर्षा ऋतु में कुपित होता है, क्या विषनाशक चिकित्सा करते हैं। तो जो भी विष होते हैं, नंबर क्या, सर्पचूर्ण प्रस्तक्र का प्रयोग किया गया है। सर्पों का भी पूछ लिया जाता है। मूसक विष की संख्या 18 है, जबकि लूता विष में कितने हैं, तो 16 है। फिर आगे देखेंगे तो जो मूसक विष, आप चॉइस बोले या ऑल टाइप ऑफ रेड वाइट फीवर, मूसक विष के लिए अनुकूल है। तो ये पूछा जाएगा कि मूसक विष के अनुकूल होता है। ठीक है। फिर मूसक विष, तो अपन इसके बारे में क्या पढ़े, इसके भेद ये इन 18 भेद बताए। क्या है, अगर जहाँ पे मूसक ने काट दिया है वहां पे क्या अग्नि करना है, पश्चात उसमें रक्त मोक्षण, रक्त मोक्षण के बाद वही पंचकर्मा वाली प्रोसेस, मतलब औसत कार्य। तो बवन है, विरेचन है, साथ में क्या है, इसमें प्रमुख क्या बता, क्या है, तो अंकोल है। फिर इसके बाद जब मूसक विष कंप्लीट होता है, एक क्या होता है, अलर्क विष। अलर्क विष में क्या होता है, जो जनरली अपन बोलते हैं ना, जो कुत्ते वगैरह काट देते हैं, तो प्रमुख सबसे प्रमुख कारण लक्षण माना गया है, तो हाइड्रोफोबिया है ना। अर्थात हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या कराता है, जल, जो पानी से उसको क्या होता है, डर लगने लगता है। तो अब विष किसके काटने से होता है, कुत्ते के काटने से होता है। अलर्क विष एक जो कि किसके द्वारा होता है, वायरस के थ्रू होता है। और वो वायरस भी किसके कैसे फैल है, तो दूध में नहीं होता है। जब गोविंद पारिक अपन लगाते हैं तो उसमें कई बार क्वेश्चन आते हैं कि दूध है, मल है, मूत्र के कारण नहीं फैलता, किसके कारण फैलता है, तो लार ग्रंथियों से फैलता है। फिर इसकी संप्राप्ति है, तो जैसे कीट विष था तो बात प्रधान है,
वैसे इसमें कप प्रधान प्रमुखता बताया गया है चरण में। तो कप प्रधान वात आदि दोष, मतलब त्रिदोष ही है पर प्रमुखता कौन, कप प्रधान है। तो कप प्रधान वात आदि दोष के आगे कुत्ते के संगे फिर सात दातम होता है और इससे अलार की विष की उत्पत्ति होती है। तो हो गया, आप जस्ट पढ़ लीजिए। इसमें एक प्रमुख लक्षण है जो तृष्णा सा अतिस्रावे, ऐसा किसके बारे में, किसका लक्षण है, सुप्तता जायते घृसम तृष्णाता अतिस्रावे, तो किसका है, अलर्क विष के लक्षण है। फिर अलर्क विष का असाध्य लक्षण बताया गया है, जो अपन ने सबसे पहले बोला था कि कौन सा होता है, तो जल संत्रास, संत्रास क्या होता है, वह हाइड्रोफोबिया है। फिर उसकी चिकित्सा बताई गई है कि रक्त मोक्षण करना है, फिर गर्म घृत से अग्नि कर्म करना है, आगत का लेप करना है जिसमें पुराण घृत पान है, धतूरा भी, अंकोल कल्क से छिद्र छेर का प्रयोग करना है। और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, कुपलिव, यूजफुल ड्रग इन एलआर के, जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा मूसक विष, मूसक विष में ड्रग ऑफ चॉइस क्या थी, अंकोल था। ऐसे एलआर के विष में क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, कुपिलू है। ठीक है। और अंकोल में जो अंकोल है, सिंगल अंकोल किसमें प्रयोग किया है, तो मूसक विष में। अंकोल से सिद्ध छेर का प्रयोग किसमें किया है, तो अलर्क विष में किया है। साथ में क्या धतूरा बीज है प्लस श्वेत पुनर्नवा का भी वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद हाइड्रोफोबिया होता है। तो इसका अपने को यही लिखना कि जो लास्ट में कौन सी कंडीशन होती है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होती, तो जल से डरना होता है। ये पाई जाते तो अलर्क विष में। अलर्क विष क्या हो गया, जो कुत्ते वगैरह काटने के कारण जो विष फैलता है उसको क्या बोलते हैं, अलर्क विष बोलते हैं। फिर हाइड्रोफोबिया में जस्ट पढ़ लीजिएगा उतना, बस अपने को मेन ये याद रखना है कि क्या होता है, तो हाइड्रोफोबिया होता है। फिर उसके बाद कीट विष हो गया, लूता विष हो गया, मूसक विष हो गया, अलर्क विष हो गया। फिर आता है वृश्चिक विष, तो इसमें भी तो वृश्चिक विष के प्रकार बताएंगे तो कितने प्रकार के होते हैं, 30 प्रकार के होते हैं। और इनकी संख्या पढ़ेंगे तो कितनी, 30 प्रकार की संख्या। ये 30 कौन कौन है, जिस उनकी संख्या बस पढ़ेंगे। तो वृश्चिक विष है, उनकी संख्या कितनी है, तो 30 है। 30 में क्या क्या है, तो इनका वर्गीकरण किया है, मंद विष, मध्य विष और उग्र विष। तो सबसे पहले अपन इसमें संख्या पढ़ते हैं। तो मंद विष के कितने हैं, 12 है, मध्य के 3 है और उग्र के 15 है। तो 12 3 15, तो 12 3 15 वैसे भी होता है। 12 मंद के हो गया, मध्य के 3 होंगे और उग्र जो होता है 30 जो है, तो ये कितने हैं, 15 है। बताइए, उसमें क्या होता है, अनेक पर्व वाला होता है। ठीक है। फिर मध्य क्या होता है, 3 पर्व वाला होता है, जबकि उग्र पर्व होता है। तो वृश्चिक विष में अपने संख्या याद रखना, कितनी संख्या होती है, 30 होती है। क्या है, और उग्र में कितने हैं, 15 है। इन फिर इसके बाद कंप्लीट कर दें क्या यहीं पे आज, नेक्स्ट कल कर लेंगे। ओके, थैंक यू, आज का इतना ही करते हैं।
ठीक है, जो बचा हुआ है अपन उसको कल देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं इसके बारे में जो आप हैं। ठीक है, अगर कोई सेशन को एंड करते हैं। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।